नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक गर्भवती महिला की गर्भावस्था को जारी रखने के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है। कोर्ट ने मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम याचिकाकर्ता को अपनी 22 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी। जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत निर्धारित 20 सप्ताह की सीमा को पार करने के बावजूद इस तरह की समाप्ति की अनुमति दी। एक मेडिकल रिपोर्ट की जांच करने के बाद ये साबित हुआ कि वो मानसिक विकलांग है, जिसके कारण उसे विकलांगता व्यवस्था में बच्चे का पालन पोषण करना मुश्किल हो सकता है। अधिनियम के तहत केवल 20 सप्ताह तक के गर्भ को ही समाप्त करने की अनुमति है और उस अवधि से परे गर्भधारण को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक हो। एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल प्रशासन को विधायक मुख्तार अंसारी की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जेल मैनुअल के हिसाब से दिए जाने का आदेश जारी किया है। मुख्तार अंसारी ने जेल में अपनी हत्या की आशंका जताई थी। फर्जी पते पर एम्बुलेंस पंजीकरण के मामले में नामजद बांदा जेल में निरुद्ध माफिया विधायक मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी चल रही है। इसे लेकर बीते दिनों एमपी एमएलए कोर्ट की पेशी के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी ने जेल में अपनी हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। इसमें उसने कहा था कि जेल में पुलिस के अलावा तमाम लोगों की आमद हो रही है, जिनका रिकॉर्ड भी छिपाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि 5 करोड़ रुपए देकर उनकी हत्या की सुपारी दी गई है, इसलिए उनकी सुरक्षा की जाए। इसे लेकर एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने बांदा जेल अधीक्षक के साथ डीजी जेल के आदेशित किया है कि निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक माफिया मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही है, लेकिन उसके पहले ही विधानसभा के बाहर विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के सामने सिर पर एलपीजी सिलेंडर रखकर और सब्जी का ठेला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। विधायकों ने सरकार पर हर मोर्चे पर फेल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। सपा के विधायक राजपाल कश्यप सिर पर सिलेंडर लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने सरकार पर महंगाई को बेकाबू हो जाने देने का आरोप लगाया। सपा विधायक नरेंद्र वर्मा, संग्राम सिंह और नफीस अली सब्जी का ठेला लेकर विधानसभा के सामने पहुंचे। ठेले पर भुट्टा लिए विधानसभा पहुंचे विधायकों ने सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी से आम आदमी को त्रस्त कर देने का आरोप लगाया। संसद के दोनों सदनों से ओबीसी बिल पारित होने के बाद राज्यों ने अपनी ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। संसद ने 127वें संविधान संशोधन को मंजूरी देकर राज्यों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत अब राज्यों में हलचल तेज हो गई है और नई सूची तैयार करने का काम हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने 39 नई जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है। राज्य में फिलहाल 79 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में आती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन जसवंत सैनी ने कहा, हमारा काम राज्य सरकार से सिफारिश करना है। 24 जातियों के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है और कुछ सिफारिशें सरकार को पहले ही भेजी जा चुकी है। आयोग का कहना है कि अभी 15 और जातियों का सर्वे किया जाना है और फिर सभी सिफारिशों को राज्य सरकार के समक्ष भेजा जाएगा। यूपी ही नहीं, दक्षिण भारत के बीजेपी शासित राज्य में भी ये काम शुरू हो चुका है। आयोग उन जातियों की मांग पर विचार कर रहा है जिन्होंने ओबीसी सूची में एंट्री की डिमांड की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। इसके लिए एसआईटी का गठन होगा। हत्या और रेप के मामलों की जांच का जिम्मा सीबीआई का होगा। दूसरे मामलों की जांच एसआईटी करेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी से 6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जांच कराने में नाकाम रही है।
चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ईसी को हिंसा पर बेहतर भूमिका निभानी चाहिए थी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर सोमेन मित्रा भी इस जांच का हिस्सा होंगे। पुलिस ने की थी 17 लोगों की मौत की पुष्टि। पुलिस ने राजनीतिक हिंसा में 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। हालांकि भाजपा का आरोप था कि उनके इससे कई गुना ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं। भाजपा ने एक सूची भी तैयार करी थी। सूची के मुताबिक चुनाव के बाद हत्या, हिंसा, आगजनी और लूटपाट की 273 घटनाएं हुई थी। ये देखते हुए कि शिक्षित होने के नाते पीड़िता धोखाधड़ी से सुरक्षित नहीं है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय नौसेना के एक अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी पर महिला को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप है। जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीड़िता एक शिक्षित महिला है, लेकिन क्या एक शिक्षित व्यक्ति धोखाधड़ी से सुरक्षित है? उत्तर नहीं होगा। तथ्य ये दिखाते हैं कि याचिकाकर्ता और अभियुक्ता के बीच ऐसे संबंध थे जो अभियुक्त में एक आशा जगाते थे कि याचिकाकर्ता उससे हर कीमत पर शादी करेगा। ऐसा सोचना उसके लिए अतार्किक नहीं था। इस याचिका में केंद्र सरकार द्वारा 27 जुलाई को जारी आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में अस्थाना को अंतर कैडर प्रतिनियुक्ति और सेवा विस्तार प्रदान किया गया था। इसने इस बात पर जोर दिया कि अस्थाना को 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। खंडपीठ के समक्ष अपनी प्रस्तुतियां देते हुए बग्गा ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित नियुक्ति केवल सेवानिवृत्ति की आयु पर वैधानिक नुस्खों के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को माना कि सीआरपीसी की धारा 170 चार्जशीट दाखिल करते समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रभारी अधिकारी पर दायित्व नहीं डालती है। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र को रिकॉर्ड पर लेने के लिए एक पूर्व आवश्यक औपचारिकता के रूप में एक आरोपी की गिरफ्तारी पर जोर देने की कुछ ट्रायल कोर्ट की प्रथा गलत है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के इरादे के विपरीत है। अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का मानना है कि जब तक व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाता तब तक सीआरपीसी की धारा 170 के तहत चार्जशीट को रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो ट्रांसजेंडरों की भर्ती में 1% आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य अधिनियमों के तहत स्थापित सभी राज्यों के स्वामित्व वाले निगमों और वैधानिक प्राधिकरणों को निर्देश या सलाह जारी करने पर विचार करे। पिछले महीने सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें उसने सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाने वाले सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया था। आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए एएसजी चेतना शर्मा ने कहा कि किसी भी सरकारी नियुक्ति को चुनौती देना तथाकथित सत्यनिष्ठा रखने वालों की प्रथा बन गई है। शर्मा ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया और प्रस्तुत किया कि एक जनहित याचिका सेवा मामलों में बनाए रखने योग्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ अधिवक्ता बीएस बग्गा के माध्यम से दायर सदर आलम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कर्नाटक हाईकोर्ट को बुधवार को सूचित किया गया कि बेगूर झील के अंदर कृत्रिम द्वीप पर निर्मित शिव प्रतिमा के अनावरण के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे कहा गया कि झील के आसपास पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और इसके बाद कोई घटना नहीं हुई है। न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित स्टे आदेश का उल्लंघन करते हुए एक समूह द्वारा शिव प्रतिमा का अनावरण किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में पूर्व पत्नी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करते हुए फैसला सुनाया कि तलाक के बाद व्यक्ति या पति द्वारा दूसरी शादी करना घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्रूरता या घरेलू हिंसा नहीं है। न्यायमूर्ति मनीष पितले ने कहा कि यह तर्क कि तलाक की डिक्री के बाद दूसरी शादी घरेलू हिंसा के बराबर है को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
बेंच ने टिप्पणी की कि दूसरी शादी करने वाला आवेदक नंबर 1 घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 3 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में नहीं आता है। कोर्ट ने आगे कहा कि पक्षकारों के बीच एक घरेलू संबंध रहा है। हालांकि ये केवल प्रतिवादी पूर्व पत्नी के लिए तलाक की कार्यवाही पूरी होने के बाद घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू करने का आधार नहीं हो सकता है। 14 अगस्त को बेंगलुरु कमर्शियल कोर्ट परिसर में आयोजित मेगा लोक अदालत में कुल 123 वाणिज्यिक मामलों का निपटारा किया गया। इन मामलों की निपटान राशि 111 करोड़ रुपए थी। कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2020 तक बेंगलुरु में केवल 2 विशेष वाणिज्यिक अदालतें काम कर रही थी। वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निवारण को सक्षम करने के लिए 6 और वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना की गई। मामलों की कुल पेंडेंसी में लगभग 5000 मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम की बैठक पर मीडिया रिपोर्टों में लगाई गई अटकलों को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पवित्र प्रक्रिया है और इसमें गरिमा जुड़ी हुई है। मीडिया को उसकी सूचिता को समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।